इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिले क्यों लुटे। मुझे राह जनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज हम लीगल चर्चा उन बातों पर करेंगे, लीगल अवेयरनेस की उन बातों पर करेंगे जो हर शख्स के साथ इस वक्त मुलव्वस हैं। और हर शख्स जो अदालत के अंदर आता है या लिटिगेंट है या इंसाफ की गुहार लगाता है, और उसको सालों साल लग जाते हैं गुहार लगाते लगाते, लेकिन उसको इंसाफ जो है वो बड़ी देर हो जाती है मिलते मिलते, या मिलता नहीं है, होता नहीं है फैसला, या होता है तो बहुत देरी के साथ होता है। तो इनमें ऐसे कारण क्या क्या हैं कि जो चर्चा इतनी लंबी हुई, बाकियों के साथ हुई, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या वजह हो सकती है, क्या वजूहत है, ये इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मैंने इसलिए कहा कि मुझे राजजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये जुडिशरी को आज अपने अंदर खुद ब खुद झांकना है, खुद ब खुद देखना है, क्योंकि इनको कोई बता नहीं सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज दो तीन बातें जो हैं लीगल अवेयरनेस के लिए बड़ी ज़रूरी हैं हर शख्स के जानने के लिए, और ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कि भी जुडिशरी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की जाए। जजेस जो जो हेलम ऑफ द अफेयर पर बैठे हैं वो इंट्रोस्पेक्शन करें कि ऐसी देरी क्यों हो रही है, कि लोग इतने जो हैं दुखी क्यों हैं कि साहब ये इंसाफ नहीं मिलता है या इंसाफ करना नहीं चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो आज एक चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने, चीफ जस्टिस इंडिया हैं नए जो बने हैं, 1 महीना हो गया उनको बने हुए, तो उन्होंने एक चीज़ की तो बड़ी गुहार लगाई है और बड़ा इसका इनिशिएटिव लिया है। हमारे चीफ जस्टिस साहब के साथ भी सबसे पहले उन्होंने जोनल कॉन्फ्रेंस, नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस की उन्होंने मीडिएशन के लिए, तो बड़ी सक्सेसफुल रही कश्मीर के अंदर, बहुत कामयाब रही, उसमें काफ़ी फैसले भी हुए। तो उसमें ये कहने की कोशिश की गई, ये समझाने की कोशिश की गई कि मीडिएशन की तरफ हर शख्स को जाना चाहिए। मीडिएशन विन विन पोजीशन देती है हर लिटिगेंट्स को। लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हैं जहां पर मैं समझता हूं जो कोर्ट को ही करने हैं, जहां मीडिएशन नहीं हो सकती है या मीडिएशन की तरफ लोग नहीं जाते हैं, तब भी तो फैसले करने हैं। उनमें एक तो बहुत ऐसे बातें मेरे नोटिस में आई हैं कुछ, जो मैं समझता हूँ शेयर करनी चाहिए, और इसका इंट्रोस्पेक्शन कोर्ट को ही करना चाहिए। जहाँ तक कानून बनाने की, BNNS जो 3 क्रिमिनल लॉज बने हैं, ये बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन इनकी अमल दरामद जो है वो बिल्कुल घटिया किस्म की है। अमल दरामद पर हम बड़े कमज़ोर हैं। अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, करना किसने है? सरकार ने हमको कानून बना के दे दिए, अमल दरामद या तो पुलिस ने करने हैं या कोर्ट ने करने हैं। क्योंकि जो भी कोई पहला मोशन, क्रिमिनल मोशन ले डाउन होना है, वो मोशन ले डाउन होना है, कोई FIR लॉज होती है, क्रिमिनल कंप्लेंट्स आती हैं, उस कंप्लेंट के ऊपर संज्ञान लेना है, तो वो कितने दिन के अंदर संज्ञान लेना है, FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस में कब लिखनी है, नहीं लिखी जाए तो क्या उसका अल्टरनेटिव है, क्या होगा। तो उसके अंदर बहुत अच्छे प्रावधान है कि साहब अगर एक SHO कॉग्निजेबल ऑफेंस में कॉग्निजेंस नहीं लेता है या FIR रजिस्टर नहीं करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। ये BNNS के अंदर ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं करता है, वो अपने खिलाफ भी पर्चा नहीं लिखता है, पर्चा लिखता भी नहीं है लिखने वाले का किसी के खिलाफ भी, तो उसके वजूहत बहुत होती हैं। उसकी वजूहत एक्सटेनियस कंसिडरेशन भी होती हैं, उसकी वजूहत आर्बिट्रेरीनेस भी होती है, उसका बद अखलाकी, बद दिमागी भी होता है कि भाई साहब जिस वक्त वो थानेदार होता है तो उसको पूरी पावर होती है, वो समझता कि मैं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अदलिया जो पूछने वाली है, तो जब उसके पास जाता है एक प्रोसीजर के तहत एक शख्स कंप्लेनेंट, मसलन एक कंप्लेन लेके जाता है, एक कोई भी शख्स किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेबल होना चाहिए पुलिस के पास, तो वो नहीं लिखता है, तो उसको SSP के पास जाना है उस एरिया के, क्योंकि जो जिसके अंडर सारे SHOs होते हैं। अगर वो भी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करता है, बाई पोस्ट भेज दीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप का भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी तरह से भेजिए, ईमेल भेज दीजिए जिसका उसको संज्ञान लेना है। लेकिन SSP साहब की बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, या SSP साहब खुद संज्ञान नहीं लेते हैं, फिर क्या करना है? फिर अदालत के अंदर आपको आना है, कोर्ट के अंदर आना है, एक प्रोसीजर के तहत एक दरखास्त लिखनी है, कंप्लेंट लिखनी है 175 की, क्लास 3 की, और आपको देना है, और ये सारा बताना है कि मैंने SHO को दिया था, SP को दिया था, और ये प्रावधान अब बना है। तो जज साहब के पास जब आना है तो जज साहब को कितना टाइम कंज्यूम करना चाहिए एक FIR दर्ज कराने के लिए, तो ये डिपेंड करता है। एक केस में हमने देखा रजौरी में कि उसी दिन कंप्लेंट आई, SHO को बुलाया नहीं गया, रिपोर्ट तलब नहीं की गई, तो उसी दिन ऑर्डर हो गया। ये तो बड़ी प्रॉम्प्टनेस हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा भी प्रॉम्प्टनेस हो गई, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कोताही भी हो जाती है ऐसे
कि भाई सुनना है, ताकि कोई जो भी उनका स्टेटस या एक्शन टेकन रिपोर्ट है या केस नहीं बनता, तो वो ऐसे एक्शन जो होते हैं वो भी देखे जाने चाहिए। एक तरफ मैं ये नोटिस कर रहा था कि ये मेरे नोटिस में कंप्लेंट्स आई हैं दो। एक तो 29/11/2024 को एक 74 साल का बुजुर्ग कंप्लेंट लेके जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, मेरे को मारा गया, मेरे को पीटा गया, मेरी बीवी को पीटा गया, मेरे घर के ट्रेस पास की गई, अंदर आए, मेरा सामान को तबाह और बर्बाद किया गया कुछ लोगों ने, मुलजमों ने जो किया, तो 6 मुलजम थे। तो उसके तहत आप उसके एक्शन लीजिए। एक्शन क्यों नहीं होता है? पुलिस एक्शन नहीं लेती है, एसएसपी साहब रजौरी के पास जाता है, एक्शन नहीं होता है। उसके बाद कंप्लेंट जो है वो कोर्ट के अंदर आ जाती है। जज साहब के पास जब कंप्लेंट आती है, 29/11/24 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 25 निकल गया है, 1 साल से ऊपर समझ लीजिए आप, 2 महीने और ऊपर हो गए हैं, 14 महीने हो गए हैं। अभी उसी चक्कर में वो बुजुर्ग आदमी पड़ा हुआ है कि साहब ये संज्ञान लीजिए मेरी कंप्लेंट का। इसी तरह से दूसरी कंप्लेंट जो है वो है कि फोर्जरी की है, डेथ सर्टिफिकेट्स की है, ये फलाने शख्स ने की है, कंप्लेंट जाती है, तो उसको भी अभी 1.5 साल हो गया है, तो कंप्लेंट कोर्ट के अंदर ही पड़ी है। अब ये बताइए कि साहब बीएनएनएस बनाया गया था ये कानून हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक्सपीडाइट करने के लिए, और वहाँ एक्सपीडाइट होने के बजाय कोर्ट के अंदर ही ये मुकदमा बन गया। लगानी है अभी एफआईआर। अब इन एक्शन हो ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट, या आर्बिट्रेरीनेस हो, या इसको ये कहा जाए कि साहब प्रोसीजरल एंगल क्या लीजिए, कि प्रोसीजरल एंगल क्या ये कहता है कि साहब तारीख डालनी है, तारीख पे तारीख डालनी है, तारीख पे तारीख डालनी है। उस बुजुर्ग आदमी का क्या करना है? कचूमर निकालना है? बनता है तो बताइए, नहीं बनता है तो उसको रफा दफा करिए, उसको घर भेजिए कि साहब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो कहने का ये मतलब है कि लोग तंग इसलिए हैं कि सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि भाई फैसले देरी से होते हैं, फैसले कई कई तो होते ही नहीं हैं। मतलब अभी तो ये फैसला क्या होना है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन क्या होनी है, इंक्वायरी क्या होनी है, अभी तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई 2024 से आज तक। जिस शख्स की आज तक एफआईआर नहीं हुई वो एफआईआर के अभी पीछे पड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं हम अदालतों के अंदर, धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये संज्ञान कौन लेगा? अब मीडिएशन तो ठीक है, वेरी गुड, मैं तो उसकी वकालत बहुत करता हूँ, लेकिन मीडिएशन भी तो तभी होगी जब कोई केस चल रहा है या चलने वाला, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर रहे एसएचओ साहब। वो कहते हैं मैंने तो उसको तो करनी थी फौरी तौर पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो तो जुर्म है। लेकिन अदालत के अंदर जब आ गया तो अदालत के अंदर कितना टाइम कंज्यूम होना चाहिए ये फैसला कौन करेगा? या इसका है ही नहीं, कोई एंड ही नहीं है। ये समझ लिया जाए, ये तसव्वुर कर लिया जाए कि साहब वो बंदा तो चला गया कोर्ट के अंदर, एक वकील बदला, दूसरा किया, कभी खुद जाता है, कभी पैसे बचाता है, कभी कुछ करता है। ये बताइए कि साहब बड़ी शार्ट में उसको इंसाफ मिलेगा या इंसाफ नहीं मिलेगा? उसका पर्चा रजिस्टर होगा या पर्चा ही रजिस्टर नहीं होगा, ये फैसला कौन करेगा? ये तो मैजिस्ट्रेट को करना है, चीफ जस्टिस इंडिया को तो नहीं करना ना। चीफ जस्टिस इंडिया तो सिर्फ जजमेंटें दे सकते हैं, लेकिन उन जजमेंटों का संज्ञान कौन लेगा? जजमेंट का संज्ञान तो जिसमें फर्स्ट हैंड, फर्स्ट कोर्ट, फर्स्ट जगह जो है वो लेना, उसको लेना है। तो मैं समझता हूँ ऐसी जगह पर आके आदमी को जो है ना, नाउम्मीदवारी स्टार्ट हो जाती है। नाउम्मीदवारी जब स्टार्ट होती है तो हम कहते हैं साहब ये इंसाफ नहीं होगा मेरे साथ, या देरी से इंसाफ होगा, या इंसाफ उस वक्त होगा जिस वक्त तक वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। इतना देरी से भी इंसाफ मत करो कि तबाह और बर्बाद हो जाए, उसको लेने वाला कहे यार ठीक है अपने पास रखो इसको, इतनी भी आप बर्बादी मत कर दीजिए। ये किसको अब करना है? वकील को? या सिर्फ इसके लिए स्ट्रांग बार होनी चाहिए? इसके लिए स्ट्रांग बार की ज़रूरत है, या सिर्फ बुके देने वाली बार हमको चाहिए? मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि साहब जहाँ पे अब स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत है, स्ट्रांग बार एसोसिएशन की ज़रूरत है, जो इन मसलों को भी उठाए कि कानून तो बहुत अच्छे हैं, जज भी हमारे बहुत अच्छे हैं, करना भी चाहते हैं वो इंसाफ, सुबह से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं। हाई कोर्ट जज में देखिए, सुबह बेचारे बैठते हैं 5, कई जजेस तो 6-6 बजे तक भी बैठते हैं, जाते ही नहीं, उठते ही नहीं है। तो अब उनको क्या कहेंगे आप? जहाँ पे आपको 100% जजेस चाहिए थे, 1100 या 1200 पूरी कंट्री में जज है, 600 से ज़्यादा आपने खाली करके रखी है पोस्टें। अब भरनी किसने है? अब मोदी साहब ने तो नहीं ना भरनी पोस्टें, किसको भरनी है ये?
जब आप भरने वाला ही नहीं भरेगा, देने वाला ही प्रपोजल नहीं देगा, तो फिर हम कैसे इंसाफ जल्दी जल्दी होगा? तो इंसाफ जल्दी जल्दी क्या होगा? आपने तो उस एक जज को इतना ज़्यादा बर्डन कर दिया, ओवर बर्डन कर दिया है, उसके ऊपर तो इतना वजन डाल दिया है कि सारा काम तुम एक ही बंदा करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं वो भी चीफ जस्टिस ही होते हैं। उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि भाई एफआईआर के केस, ये कोई केस होता है, कोई कंटेम्प्ट कोई मुकदमा होता है कि अदालत विहीन है बिटवीन कंटेम्नर एंड जिसने ऑर्डर पास किया है। उन चीज़ों को ही अगर इतना टाइम लग जाएगा, एग्जीक्यूशन है 450 इसकी, 488 की, 125 की, या डोमेस्टिक वायलेंस की, लड़की को पैसे मिलने हैं, बच्ची को पैसे मिलने हैं, सालों साल लग जाते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। अरे भाई 5,000 10,000 आपने खर्चा नहीं लगाया, 10,000 की उससे दरखास्तें दिलवा दी आपने, तो वो फैसला करेगा कौन? ये नीचे अदालत, सबसे पहली अदालत जो है, ये उसी को पावरें दी गई हैं। ये चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर ने थोड़ी फैसला करना है, या चीफ जस्टिस इंडिया ने थोड़ी फैसला करना है। तो मैं ये समझता हूँ आज ये वक्त है कि इन पे चेक किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। हम तो एक तरफ से फैसले करते हैं, पर जजेस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत ही कोई नहीं है। फिक्स नहीं करेंगे इनकी, आप प्रमोशन जो है वो सब्जेक्ट टू इसके नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रावधान करना पड़ेगा इनसे अगर फैसले करवाने हैं तो। अगर फैसले ही नहीं करवाने हैं, आप जो कर रहा है वही ठीक है, तरीक 3 महीने की पड़ गई है एग्जीक्यूशन में, आता है कैजुअली, हम जो है कैजुअली हम इसको डेट्स दे देते हैं। एग्जीक्यूशन है, एक 5,000 बच्ची को मिलना है, या उसकी पढ़ाई का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो पढ़ाई उसको पैसे फौरी तौर पर हर महीने मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अगर नहीं मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? बच्ची की पढ़ाई छुड़ा देनी चाहिए? क्या करेंगे आप? मकान का किराया जो देना है उसको नहीं देना चाहिए? ये तो जिम्मेदारियां हैं ना। तो इसकी एग्जीक्यूशन के लिए मुझे आज टाइम चाहिए, मुझे आज मैं ऑब्जेक्शन नहीं लिख सका, आज मेरे वकील साहब नहीं आए हैं, आज फलां चीज़। तो विदाउट कास्ट आप क्यों डालते हैं डेट? क्या ये कास्ट डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? इसके लिए सख्ती से पेश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब आप सख्ती से पेश नहीं आएंगे, सख्ती से अमल दरामद नहीं करवाएंगे, तो उसको तो डेट ही चाहिए। दूसरी एक साइड तो डेट चाहती ही चाहती है हर मुकदमे में, एक साइड को देरी ही चाहिए, एक साइड को तो चाहिए। इविक्शन सूट है, किराएदार को तो चाहिए चाहिए कि डेट मिले किसी न किसी तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज संज्ञान लेने की इन बातों की ज़रूरत है, हमें भी लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि साहब हम अपनी, क्योंकि वैल्यूज़ आज की डेट में जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। हम वैल्यूज़ के साथ नहीं चल रहे हैं, हम बदमाशी के साथ चल रहे हैं, हम प्रोसीजरल एंगल्स के साथ चल रहे हैं। आज आप लड़की को पैसे नहीं देने हैं, बच्ची को पैसे नहीं देने हैं, वाइफ को नहीं देने हैं, बुजुर्गों को, मदर फादर को नहीं देने हैं, घर से बाहर निकालना है, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है। आज हम इन चीज़ों पे उलझ गए हैं, झूठ, फ्रेब और हर तरह से झूठ बोल के कोर्ट से डेट लेनी। और कोर्ट जब वो झूठ बोलकर या कोई ऐसे कैजुअली रेडी बैठे हैं तरीक देने के लिए, रेडली तरीक मिल जाती है, ना कोई कास्ट पड़ती है, ना कोई कुछ पड़ता है, तो फिर तो ये सारा डिले तो होगा ही। तो जहाँ जहाँ पे जिस जज ने सख्ती से पे किया है, उसने फैसले भी किए हैं। इसी तरह से आज जो हाई कोर्ट है, ये इन पे ज़्यादा ड्यूटी आयद होती है जजेस पर कि साहब जो वो फैसले करते हैं उन फैसलों पर भी अमल दरामद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि साहब 6 महीने के अंदर अंदर सारे निपटारे कर दीजिए, कंटेम्प्ट मैटर्स के, बेल मैटर्स के आप सारे निपटारे कर दीजिए। इसी तरह से हाई कोर्ट के भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं, बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट के बने हुए, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि पूरी रिपोर्ट दे दीजिए कि 2014 से 24 से लेके आज तक ये कितनी एफआईआर हैं जो जिनके मुकदमे पेंडिंग हैं, और कितनी देर रखने हैं, ये भी सोच लीजिए। कोई कितनी बुनियाद है कि एफआईआर लगनी है बंदे की कि नहीं लगनी है? 73 साल जिसकी उम्र है, 2-3 साल और नहीं लगाएंगे, वो कितना जिंदा रहेगा? तो उसको ज़िंदगी में उसके तो होगा ही नहीं, ये उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, तो कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, कब वो लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा, कब उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी या उसका फाइनल चालान रिपोर्ट फाइल होगा? आज इन चीज़ों की इंट्रोस्पेक्शन करने की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है। आज इन बातों को जो हमें देखना है। शुक्रिया, मेहरबानी। चर्चा हम लीगल अवेयरनेस पे जारी रखेंगे। ये लीगल अवेयरनेस की, किसी को बायस्ड और अनबायस्ड की बातें नहीं कर रहे हैं हम। ये वो बातें जो दिन ब दिन हर रोज़मर्रा हर आदमी को ये कोर्ट में पेश आती हैं, और हर आदमी इससे तंग है कि साफ जो इंसाफ है वो देरी से हो रहा है। मीडिएशन तो जब कोर्ट में केस आएगा, सिविल केस आएगा, क्रिमिनल केस आएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो हम पूरी एडवोकेसी करते हैं। लेकिन जिसका पर्चा ही नहीं लग रहा, उसी की आप मीडिएशन करनी, किसके साथ मीडिएशन करनी है? शुक्रिया, मेहरबानी। चर्चा जारी रखिए।